सोनीपत नाम के गांव में लखन, उसकी बीवी राधा और उसकी बेटी सुमन रहा करते थे। लखन की बीवी राधा दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी बेटी बचपन से ही काली और थोड़ी मोटी थी, जिसकी वजह से लोग उसका मजाक बनाया करते थे। और जब भी वो बाहर जाती, उसके साथ कोई रहना पसंद नहीं करा करता था। लेकिन सुमन के माँ बाप उसे बहुत ही प्यार और सपोर्ट करा करते थे। तभी सुमन का बर्थडे आता है और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लखन और राधा जोरों शोरों से तैयारियां करते हैं। पूरे घर को सजाते हैं। खाने के लिए उसकी माँ सुबह से लेकर शाम तक लगी होती है और अच्छे खासे पकवान बना के रखती है। उसके पापा लखन ने उसके सारे दोस्तों को फोन कर दिया होता है, लेकिन सुमन अपने कमरे में चुपचाप लेटी होती है, क्योंकि उसे कोई खुशी नहीं होती है कि उसका बर्थडे है। मेरे घर वाले कितने अच्छे हैं, मेरे लिए कितना सोचते हैं, सुबह से अब तक लगे हुए हैं, लेकिन जब मेरे दोस्त इतना तैयार होकर आएंगे, मैं तो उनके सामने दिखूंगी ही नहीं। मेरा तो मजाक ही बन जाएगा, और मैं अगर तैयार भी होती हूँ तब भी मैं कहाँ अच्छी लगने वाली हूँ। तभी उसके कमरे में उसकी माँ आती है। अरे ओ मेरी प्यारी गुड़िया, कब तक लेटी रहोगी? चल उठ, तेरे दोस्तों का आने का समय हो गया है। मेरा बर्थडे मनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है माँ। लेकिन क्यों? आपको तो पता ही है मैं दिखने में कुछ ज्यादा खास नहीं लगती, और मेरे दोस्त आएंगे तो मेरा ही मजाक बन जाएगा। धत पगली, ऐसा नहीं सोचते, तेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं और वो तेरा मजाक क्यों बनाएंगे? तू मेरी सोनी गुड़िया है ना। चल चल, अब बहुत हो गया, जल्दी से तैयार हो, तेरे पापा भी केक लाते ही होंगे। इतना बोलकर उसकी माँ चली जाती है और सुमन तैयार होकर नीचे आती है। वो देखती है कि उसके सारे दोस्त वहाँ आए हुए हैं। सभी सुमन को आता देख जोरों से चिल्लाते हुए हैप्पी बर्थडे टू यू बोलती हैं। थैंक यू सो मच तुम सबको। तभी सुमन की एक दोस्त बोलती है, सुमन तेरी ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन आज तो कुछ बदली बदली लग रही है, पाउडर लगाया है क्या? ये सुनकर उसके सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये सुमन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बात आगे ना बढ़ाकर उनके साथ हंसने लगी थी। उसके बाद सब लोगों ने मिलकर सुमन का बर्थडे मनाया, पार्टी एंजॉय करी और चले गए। सुबह सुबह उसकी माँ काम कर रही थी और उसके पिता लखन अखबार पढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक से सुमन रोते हुए अपने कमरे से बाहर आती है। अरे बेटा, रो क्यों रही हो? अरे क्या हुआ मेरी गुड़िया को, क्यों रो रही है बेटा? पापा, कल किसी ने मेरी ढेर सारी फोटो खींची और उसके नीचे लिख दिया बदसूरतों की रानी। किसने किया ये सब? माँ, मुझे नहीं पता। तभी लखन पुलिस स्टेशन जाता है और पोस्ट के बारे में पता लगवाता है, और जिस लड़के ने वो फोटो वायरल करी थी उसके खिलाफ रिपोर्ट फाइल करवाता है। वहीं लखन घर जाता है और देखता है सुमन ठीक है, तो वो उसे कुछ नहीं कहता और जाकर उसके साथ बैठ जाता है कि तभी राधा को एक फोन आता है। हेलो, नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? नहीं जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की खबर है। ठीक है, आप कल शाम को 6 बजे तक भेज देना। धन्यवाद। अरे किसका फोन है जो इतनी खुशी से बातें कर रही हो? अरे खुशी की तो बात ही है, अभी शकुंतला जी का फोन आया था। वो बता रही थी कि हमारी बेटी सुमन के लिए रिश्ता आया है और लड़का बहुत ही अच्छे खानदान से है। उसके दूसरे शहरों में कंपनी है और घर भी है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो मेरी गुड़िया रानी बड़ी हो गई है, उसकी शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी। ये सोचकर तो मेरी आंखों में आंसू अभी से ही आ रहे हैं। चलिए, टाइम नहीं है, हमें तैयारी करनी चाहिए। तभी राधा ये खबर सुमन को देती है। वो बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद सभी लोग मिलकर लड़के वालों के खाने पीने की तैयारियों में लग जाते हैं कि तभी अगली सुबह लड़के वाले आते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, हम आराम से आए हैं। खड़ी खड़ी यही पूछती रहोगी या इनके लिए चाय नाश्ता भी लाओगे? तभी राधा जाके राजू और राजू के पिता के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और टेबल पर रख देती है कि तभी राजू के पिता बोलते हैं, इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा जी, चलिए अब आप अपनी बेटी को बुला लीजिए। हाँ जी, अभी बुलाती हूँ।
तभी राधा सुमन के कमरे में जाती है और सुमन को बाहर लेकर आती है और सुमन आते ही राजू के पिता के पैर छूने लगती है। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जाकर लड़की को जल्दी बुला लाओ, हमें जरा काम से कहीं बाहर भी जाना है। तभी लखन, राधा और सुमन तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? यही तो है हमारी बेटी सुमन, जिसके लिए आप रिश्ता लेकर आए हैं। तभी राजू का पिता शॉक हो जाता है और खड़ा हो जाता है। अरे नहीं भाई साहब, आप मजाक कर रहे हैं। हम तो आपकी बेटी को ही देखने आए हैं। शकुंतला जी बता रही थी कि आपकी बेटी दिखने में बहुत सुंदर है। आप हमें माफ कीजिएगा, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद सुमन को एक गहरा झटका लगा था और वो रोते हुए घर से निकल गई। तभी वहाँ से राजू के पिता भी चले गए थे। सुमन रोते हुए नदी के पास जाती है और किनारे पर बैठकर जोर जोर से रो रही होती है कि तभी उसको अचानक से नदी के बीचों बीच एक पेड़ दिखता है, जो कि दूर से बहुत ही चमक रहा होता है। वो नदी में तैरती हुई उसके पास जाती है और उस पेड़ को छूने लगती है। तभी वो पेड़ अचानक से बोलने लगता है और उस पर ढेर सारा मेकअप का सामान लटका होता है। सुमन घबरा जाती है। पेड़? ये कैसे हो सकता है कि पेड़ बोलता है? मैं एक वरदानकारी पेड़ हूँ। मुझे वरदान मिला है कि मैं लोगों की सहायता कर सकता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। लेकिन तुम रो क्यों रही हो? मैं दिखने में इतनी ज्यादा बदसूरत हूँ कि हर कोई मेरा मजाक बनाता है और कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता। सब लोग मुझे मेरे चेहरे से जज करते हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लोगों की तो आदत है बातें बनाने की, लेकिन तुम बहुत सुंदर हो, मैं ये देख सकता हूँ। तभी पेड़ अपने तने पर से एक कंघी उतारता है और सुमन को देता है। इसका मैं क्या करूँ? तुम इस कंघी से यहीं बैठकर अपने बाल बनाओ। तभी सुमन अपने बाल सुलझा रही होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बालों में कंघी मारती है, वो एक सुंदर लड़की के रूप में बदलने लगती है। खड़े हो जाओ और जरा नदी में अपना चेहरा तो देखो। जैसे ही सुमन अपना चेहरा पानी में देखती है, वो अपने चेहरे को छूने लगती है, क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता कि वो उसी का चेहरा है। ये मेरा चेहरा है? यकीन ही नहीं होता। धन्यवाद आपका। अब से तुम चिंता मत करना, अब तुम अपने घर जाओ। तभी सुमन वहाँ से अपने घर को निकल जाती है कि रास्ते में उसको राजू के पिता दिखते हैं। उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर वो वापस आकर सुमन का रिश्ता मांगते हैं, लेकिन सुमन रिश्ते को मना कर देती है और उनको वहाँ से भगा देती है। और सुमन राजू के दोस्त दिनेश से शादी कर लेती है, जिसके बाद राजू उससे जलने लगता है।